हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो इससे क्या होगा, जब आप ये 5 क्वेश्चंस कवर करोगे थ्रू दिस वीडियो, आप MCQs की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी बिल्ड कर रहे हो। सो दीज आर नॉट जस्ट 5 क्वेश्चंस बट ऑल्सो 5 करंट अफेयर्स दैट यू वुड बी एबल टू रिवाइज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। यू विल गेट टू नो कि आपने कैसा स्कोर किया था अगर आप फ्यूचर में कभी इस वीडियो को रिवाइज करने के लिए आते हैं, विच आई थिंक यू शुड, बिकॉज प्री से पहले रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एनीवेज, शुरू करने से पहले हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी लाइव है। नाउ दिस टेस्ट सीरीज़ इज़ completely designed with respect to the demands and the changing demands of the UPSC exam. इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट दोनों मिलते हैं। यू ऑल्सो गेट सर्टेन रिविजन टेस्ट, ठीक है, एंड यू ऑल्सो गेट सर्टेन सप्लीमेंट्री टेस्ट। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव सी टेस्ट सीरीज़ है। आपको डिटेल्ड PDFs मिलते हैं, आपको रैंकिंग पता चलती है आपकी, आपको मेंटर सपोर्ट मिलता है। And it is according to a schedule, so you can start preparing for this test series by following that schedule। और उससे क्या होगा, जब तक प्री आएगा एटलीस्ट आपका रिविजन थ्रू दिस टेस्ट सीरीज भी हो चुका होगा। एंड सेकेंडली, वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम ग्रुप। नाउ दिस इज़ डेडिकेटेड कम्प्लीटली टू प्रीलिम्स। इसमें हर रोज़ जो भी हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं उसका PDF तो शेयर होता ही है, उसके साथ साथ हर रोज़ कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर शेयर होते हैं ताकि आपकी रिवीजन होती रहे ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। सो यू कैन फिक्स अ टाइम ऑफ द डे। आप वहाँ पर आके अगर आप वीडियो नहीं भी देखते, एटलीस्ट आप PDF देख लीजिए और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। सो दैट इज़ वाई दिस ग्रुप इज़ डेडिकेटेड जस्ट फॉर प्रीलिम्स 2024। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब देखिए, ओशन स्ट्रैटिफिकेशन न्यूज़ में है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड जाकर खोलेंगे तो वहाँ पर ना एक चीज़ आपको नज़र में आएगी कि ओशंस ना दे आर चेंजिंग देयर कलर, एंड दैट कलर इज़ बिकॉज ऑफ ओशन स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, नाउ ओशन स्ट्रैटिफिकेशन इज़ लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज। कैसे, वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ओशन स्ट्रैटिफिकेशन बदल रही है, उस वजह से ओशंस का कलर चेंज हो रहा है। सो दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन मेड, राइट। अब क्वेश्चन है ओशन स्ट्रैटिफिकेशन को लेकर आपसे करेक्ट पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। इट इज़ अ नेचुरल सेपरेशन विद लेस सॉल्टी एंड न्यूट्रिएंट पुअर वाटर लेयरिंग बीनीथ द हेवियर कोल्डर सॉल्टियर न्यूट्रिएंट रिच वाटर, राइट। Climate change has decreased the stratification. Oceans are able to absorb less carbon dioxide from the atmosphere and the oxygen absorbed isn't able to mix properly with the cooler ocean waters below. Now this is kind of a extension of the second statement only. अब देखो, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। अब ओशन स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है? स्ट्रैटा बने हुए हैं ओशंस में, ठीक है, लेयरिंग है ओशन वाटर की। और ये लेयरिंग कैसे है? जो आपके पास ना लेस सॉल्टी, न्यूट्रिएंट पुअर, ठीक है, लेस डेंसर, ठीक है, ये पानी ऊपर है और नीचे आपके पास हैवियर, कोल्डर, सॉल्टियर, न्यूट्रिएंट रिच वाटर है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है बिकॉज इसमें लेयरिंग जरूर दिखाई हुई है लेकिन उल्टी दिखाई हुई है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड, अब ओशन स्ट्रैटिफिकेशन ना क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ना मिक्सिंग नहीं हो पाती। जैसे नीचे हमारे पास न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर नहीं आ पाता, ठीक है, ऊपर वाला जो ऑक्सीजन रिच वाटर है वो नीचे नहीं जा पाता क्योंकि स्ट्रेटा बन गए हैं और ये स्ट्रेटा और ज़्यादा बनते जा रहे हैं, डेफिनेटिव हो गए हैं। पहले क्या होता था, स्ट्रैटिफिकेशन डेफिनेटली है लेकिन ना मिक्सिंग भी होती रहती है। अब वो मिक्सिंग कम हो गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड द स्ट्रैटिफिकेशन। सो योर सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द थर्ड इज करेक्ट बिकॉज विद क्लाइमेट चेंज द ओशंस आर एबल टू अब्सॉर्ब लेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कम अब्सॉर्ब कर पाते हैं।
उसकी वजह से क्या होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों कम अब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन उन्होंने अब्जॉर्ब करी, अब वो नीचे नहीं पहुंच पाती क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन हो गई है ना, मिक्सिंग नहीं होती, तो ऊपर वाली जो ऑक्सीजन है वो नीचे नहीं पहुंच पाती। तो नीचे जो एनिमल्स थे वो तो पानी की ऑक्सीजन पे ही डिपेंडेंट थे ना, तो वो फिर खत्म होने लग जाते हैं। तो मेरीन इकोसिस्टम्स कंप्लीटली कैन गो ऑफ, ठीक है, दे कैन कम्प्लीटली बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ ओशन स्ट्रैटिफिकेशन बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट। तो ओशन स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ करेक्ट, बट क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही है, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक, राइट। सो इस वजह से जो हमारा आंसर है वो हो जाता है ए, दैट इज़ दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, दीज टू आर इनकरेक्ट, राइट। सो ओशन स्ट्रैटिफिकेशन अगेन नेचुरल सेपरेशन है ओशन वाटर की इनटू हॉरिजॉन्टल लेयर्स। अब ये लेयर्स कैसे हैं, वार्मर लाइटर पानी ऑब्वियसली ऊपर आएगा, सॉल्टी और न्यूट्रिएंट पुअर भी होता है, ये लेस सॉल्टी और लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, और नीचे हमारे पास हेवियर कोल्डर सॉल्टियर एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है। ये ऊपर जाता है ना, न्यूट्रिएंट्स लेकर जाता है, आपने सुना होगा अपवेलिंग होती है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, मिक्सिंग कैसे होती है, करंट्स विड्स एंड टाइड्स की वजह से। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, ये और ज़्यादा स्ट्रैटिफाई होता जा रहा है, वो प्रॉब्लमैटिक है, न्यूट्रिएंट्स ऊपर नहीं पहुंच पाते, ऑक्सीजन जो ऊपर है वो नीचे नहीं आ पाती, ठीक है। तो पूरा इकोसिस्टम ही डैमेज हो सकता है लॉन्ग टर्म में अगर क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू करता रहा और ओशन स्ट्रैटिफिकेशन और ज़्यादा बढ़ती रही। देन दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ज़ॉम्बी फायर। अब ज़ॉम्बी फायर्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब ये दो स्टेटमेंट्स है, अगेन आपसे करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ अ फायर फ्रॉम प्रीवियस ग्रोइंग सीजन दैट कैन स्मॉल्डर थ्रू द विंटर, स्मॉल्डर होता है रुक जाती है विंटर में, एंड री इग्नाइट ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग व्हेन टेम्परेचर्स राइज। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन अंडरग्राउंड फायर। तो अगेन इसका जो आंसर है बोथ 1 and 2। अब देखो, जब हम आर्कटिक या टुंड्रा की बात करते हैं ना, वहाँ पर फायर्स आर नॉट कॉमन, लेकिन अब हो गई हैं, ठीक है। आर्कटिक में भी फायर सीजन्स होते हैं, पहले बहुत ही जिसे कहते हैं ना सिक्लूडेड इंसिडेंट्स थे, अब बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो फायर्स होती है ना, ये मोस्टली ना अंडरग्राउंड होती हैं, तो जब टेम्परेचर्स ड्रॉप करते हैं ना, दे डिसअपियर, ठीक है, बट दे एज सुन एज द टेम्परेचर्स विल राइज, जैसे ही स्प्रिंग समर आना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर्स राइज करते हैं, दे आर अगेन री इग्नाइटेड, ठीक है। सो ये जो है ये प्रॉब्लमैटिक है। अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या क्या आती है, एक तो ये सर्दियों में ख़त्म हो जाती है, समर्स में आ जाती है, दूसरा ना इनको एक्सटिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द फायर फाइटर्स टू टेम एंड एक्सटिंग्विश। कर देते हैं लेकिन रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद ये आर्कटिक वगैरह में होती है, वहाँ पर है कार्बन रिच पीटलैंड्स, ठीक है। सो दे कैच वेरी इजीली फायर, ठीक है, ग्राउंड में है ही आपके पास पीट, वो बहुत आसानी से फायर कैच कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद ना जो स्मोक बनता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब उसका क्या रीज़न है, क्योंकि लोअर टेम्परेचर ऑफ कंबशन है ना, हो तो ये ठंडी जगह पे ही रहा है, चाहे समर्स में भी होगा, टेम्परेचर कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन्स तो कम होगा, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा स्मोकी फायर्स होती हैं, प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ स्मोक विच कैन ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उस लेवल पे भी प्रॉब्लमैटिक है। तो सिंपल रीज़न है क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़ॉम्बी फायर्स दे आर बिकमिंग अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमिना। पहले थोड़ी बहुत एक आधी फायर होती थी, अब प्रोमिनेंटली आर्कटिक और टुंड्रा रीजन में बहुत ज़्यादा फायर्स देखी जाती हैं, और ये अंडरग्राउंड होती हैं, अंडरग्राउंड ही फैलती है क्योंकि कार्बन रिच पीट है वहाँ पर, और सर्दियों में जब टेम्परेचर्स ड्रॉप होते हैं दे स्मॉल्डर देमसेल्व्स, ख़त्म हो जाती हैं, जैसे ही समर्स आती है दे रीइग्नाइट देमसेल्व्स, डिफ़िकल्ट टू एक्सटिंग्विश, कॉजेस मोर स्मोक, इनको कहा जाता है ज़ॉम्बी फायर। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स प्ले अ रोल इन बफरिंग वेव एनर्जी। अब ना कोरल रीफ्स के ऊपर आर्टिकल्स थे, क्योंकि मेरीन हीट वेव्स कॉमन हो गई हैं। अब मेरीन हीट वेव्स कॉमन हो गई है तो कोरल ब्लीचिंग कॉमन हो गई है। अब कोरल ब्लीचिंग कॉमन हो गई है मतलब कोरल्स को नुकसान पहुंच रहा है। अब कोरल्स के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, एक तो उनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कितनी बायोडाइवर्सिटी को हार्बर करते हैं। देन दे आर ऑल्सो नोन फॉर बफरिंग वेव एनर्जी, ठीक है, तो कोरल्स तो डेफिनेटली हमारा आंसर है। बट बाकी केल्प्स और मैंग्रोव्स क्या ये भी बफर करते हैं वेव एनर्जी को? दैट इज प्राइमरीली द क्वेश्चन। सो द आंसर इज येस, बोथ kelps and mangroves and corals, all three are responsible for buffering the wave energy, एक तरह से बफर एक्ट करते हैं।
अगर आप मैंग्रोव्स की बात करो, जैसे 2004 की जब सुनामी आई थी, मैंग्रोव्स ने बफर किया, जहाँ पे मैंग्रोव्स थे वहाँ पे कोस्टल एरियाज में बहुत कम नुकसान हुआ, क्योंकि मैंग्रोव्स ने उसको एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया, जो भी वेव एनर्जी थी, स्टॉर्म की एनर्जी थी, चाहे मैंग्रोव्स उसमें खुद डिस्ट्रॉय हो गए लेकिन उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया। कोरल रीफ्स भी यही करते हैं, वेव एनर्जी को बफर करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। और केल्प्स भी, केल्प्स में ना, लेकिन आप एक बात आ सकती है कि जो नियर शोर केल्प्स होते हैं ना, वो डेफिनेटली ये करते हैं, ठीक है। सीवीड्स ये करते हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर जो एकदम शोर के पास है वो वेव एनर्जी को अब्सॉर्ब तो करेगा ही, वो बफर तो करेगा ही। मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स थोड़ा प्रोमिनेंटली कर देते हैं क्योंकि वो बहुत कोस्टल एरियाज में प्रेजेंट है, ठीक है। केल्प्स इतने नोन नहीं है, लेकिन नियर शोर केल्प्स आर ऑल्सो नोन टू बफर द वेव एनर्जी। सो द आंसर इज 1, 2 and 3, अगेन सिंपल। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the above are toxic, dangerous for vultures? Diclofenac, it is a non-steroidal anti-inflammatory drug which increases the uric acid levels of the vultures, और वो uric acid फिर organs में deposit हो जाता है and it causes multi-organ failure, kidney failure in the vultures, ठीक है। उनकी neck भी droop कर जाती है जो डिक्लोफेनाक पॉइजनिंग जिनमें हुई होती है vultures में। तो ये है, बट क्या असिक्लोफेनाक और कीटोप्रोफिन भी है? तो ये आपको बताना है। तो इनफैक्ट तीनों ही हैं जो डेंजरस हैं। अब ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली ना, देखो, डिक्लोफेनाक तो 2006 से बैंड है फॉर वेटनरी यूज़ और फॉर एनिमल यूज़। रिसेंटली ना असिक्लोफेनाक और कीटोप्रोफिन को भी बैन कर दिया गया है फॉर वेटनरी यूज़, ठीक है। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये किसने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और कौन सी एक्ट के तहत किया है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, इनको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़ एंड आई शेयर्ड इट। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ब्लू वॉशिंग। अब ब्लू वॉशिंग मिलता जुलता है ग्रीन वॉशिंग के। आप एक बार पॉज करके पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। वेल, द करेक्ट आंसर इज ए, इट इज़ अ डिसेप्टिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। जैसे ग्रीन वॉशिंग में डिसेप्टिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है ना, उसमें क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि ये ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, बट एक्चुअल में तो वो नहीं होता। उसको हम कह देते हैं कि ग्रीन वॉशिंग है, बिकॉज पूरे दुनिया में हम चाहते हैं ना इन्वायरमेंट का थोड़ा प्रोटेक्ट करें, इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। तो वो वाला पर्सपेक्टिव चल रहा है इन्वायरमेंट को लेकर, तो वो ग्रीन वॉशिंग है। तो प्रोडक्ट्स वांट टू मार्केट देमसेल्व्स एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज पीपल वुड बाय देम देन, है ना, कंपेयर टू अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इन्वायरमेंट न्यूट्रल ऑल्सो। उसी तरह से ना जो ब्लू वॉशिंग होता है, इसमें ना हम सोशल प्रैक्टिसेस को लेकर अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको ओवरस्टेट कर देते हैं। तो ब्लू वॉशिंग में ना इट इज़ सोशल, ग्रीन वॉशिंग में इट इज़ इन्वायरमेंटल। सोशल में होता है आप कुछ ऐसा प्रमोट करो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, या वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन अगर आप ऑफिस के प्रेमाइसेस में आकर देखो तो आपको दिखता है कि इफ़ समवन इज़ प्रेग्नेंट दे विल नॉट हायर दैट पर्सन, ठीक है। सो उस तरह से व्हेन यू ओवरस्टेट the social responsibilities and you're not actually practicing it, ठीक है, then that is blue washing. So it is a type of green washing only, or it is similar to green washing. So green is environmental, blue is your social, ठीक है। सो दैट वॉज रिगार्डिंग द 5 क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये सेशन थोड़ा बेनिफिशियल लगा हो। सो देखिए, आपको कोई भी डाउट हो सकता है, आप कमेंट्स में पूछिए, वी आर देयर फॉर दैट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डू मेंशन योर स्कोर। और अगर आपको लगता है ना कि ये डाउट, आपको छोटा सा डाउट है, यू कैन गूगल ऑल्सो, राइट, आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप उसको लिखिए, ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू, आई विल गेट इट रिजॉल्व, ठीक है, मैं उस पर टाइप कर दूंगी तो आपका डाउट भी सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे कितना था, एंड लेटर जब आप देखोगे तो आप कितना आगे आ गए हो, ठीक है। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ रिविजन के लिए हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं बता सकते हैं ना, 2 मिनट में कितने कॉन्सेप्ट्स बता लेंगे, तो रिविजन के लिए है, बट हम कोशिश करते हैं फिर भी हम इलेबोरेटली समझाएं ताकि एटलीस्ट आपकी ये जो 10-15 मिनट है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो।
राइट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. कोई भी डाउट है, कुछ भी कंसर्न है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड नाइट.